इस बीमारी के अंदर आंत के अंदर जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर भी मौजूद होते हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। जैसे टीनेजर्स में कॉमन होती है, इसी तरह बच्चों में भी IBS का प्रॉब्लम पाया जाता है। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनका जो गट होता है, स्पेसिफिकली जो आंत कह लें आप, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बेसिकली कंप्लीट क्योर जो है IBS का वो नहीं हो सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है लार्ज इंटेस्टाइन का, विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन। इसके अंदर हमारी जो बड़ी आंत है, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल मसला नहीं होता है। नॉर्मली जो इसका फंक्शन होता है, जिस तरह से ये काम कर रही होती है, इसकी वो सलाहियत मुतासर हो जाती है। इस प्रॉब्लम के अंदर, ये इस बीमारी के अंदर आंत के अंदर जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर भी मौजूद होते हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स एंड अलामात का सामना करना पड़ता है। तो इसके मुख्तलिफ अलामात होती हैं, जैसे इसमें पेट में दर्द हो सकता है, गैस की शिकायत हो सकती है, कुछ लोगों में पेट ख़राब हो सकता है या कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। IBS जो है, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड प्रेवलेंस की बात करें तो 10 to 15%, यानी कि 10 से 15% पॉपुलेशन में पाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अराउंड 30 to 35%, यानी कि 30 से 35% पॉपुलेशन में IBS है। यूजुअली अगर एज ग्रुप्स की बात की जाए तो ज़्यादातर कॉमन होता है जी ये टीनेजर्स के अंदर या यंग पॉपुलेशन के अंदर, यूजुअली जो लोग 50 साल से कम एज में होते हैं। और मेल फीमेल रेशो देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर जो है ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जैसे टीनेजर्स में कॉमन होती है, इसी तरह बच्चों में भी IBS का प्रॉब्लम पाया जाता है। ऑल्दो इतना कॉमन नहीं है जितना कि टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स के अंदर होता है, बट स्टिल। और यूजुअली जो है 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज या इससे बड़े बच्चे, इनके अंदर ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। बहुत मेजर कॉज है स्ट्रेस एंड एंजाइटी IBS का। एंड वंस पेशेंट्स को सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं IBS के, तो इसका एक जो आउटकम है, ये रिजल्ट है, वो अगेन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस सामने आता है। फैमिली हिस्ट्री बेसिकली डायरेक्टली तो IBS के साथ लिंक्ड नहीं है। जैसे हम नॉर्मली बहुत सी मौरूसी बीमारियां होती हैं, तो IBS एक मौरूसी बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी पॉजिटिव हो तो उसका इफेक्ट आ सकता है। और वो भी स्पेसिफिकली इस तरह से कि जो लोग एक ही फैमिली में रह रहे होते हैं, वो एक ही तरह की डाइट्स शेयर कर रहे होते हैं, एक ही तरह की उनकी खुराक होती है, एक ही तरह की उनकी लिविंग एनवायरनमेंट होती है, बहुत से घरों में एक ही तरह का स्ट्रेस जो है वो शेयर किया जा रहा होता है, तो वो मिलजुल के ज़रूर इम्पैक्ट कर सकती हैं। लेकिन डायरेक्टली कोई मौरूसी आप कहने कनेक्शन इस बीमारी का नहीं होता है उस तरह से। डेफिनेटली आपकी जो खाने पीने के आदत हैं, वो इस बीमारी को जो है वो आप कह लें कि एग्रीवेट कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं। ऑलरेडी अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा खाना एकदम से खा रहे हैं, लार्ज मील्स ले रहे हैं या बहुत जल्दी खा रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होने के, फर्दर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सर्टेन किस्म की डाइट्स होती हैं जो कि IBS के सिम्टम्स को ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, या इवन कॉज करने में भी उनका रोल होता है। अच्छा, उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं हाई फोडमैप डाइट्स। तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज का इस्तेमाल हो गया या गार्लिक हो गया, जिसको हम लहसुन कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दालें एंड सेब का इस्तेमाल, और बीन्स या लोबिया, ठीक है, नाशपाती या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि IBS के पेशेंट्स को ना दी जाए। सेकेंडली, जो कैफ़ीन होती है, जो कि चाय या कॉफ़ी में होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम कहते हैं कि उससे परहेज़ किया जाए। एंड थर्डली, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो इनको भी हम मना करते हैं इस किस्म के पेशेंट्स में। IBS को डायग्नोज करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक या ख़ास टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जब भी पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम कुछ टेस्ट उसके ज़रूर करते हैं, बट उन टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि जो बाकी इससे मिलती जुलती बीमारियां हैं, हमने उनको एक्सक्लूड करना होता है। तो उन सूरतों में हमने कुछ ब्लड के टेस्ट करने होते हैं, या हम कोई उनकी जो है वो पेट की इमेजिंग करके देख लेते हैं।
या कुछ केसेस में इवन हम बड़ी आंत का कैमरा टेस्ट या मुआयना करके देख सकते हैं, जिसको हम क्लोनोस्कोपी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पेशेंट्स का भी कि आईबीएस जो है उसको आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली कंप्लीट क्योर जो है आईबीएस का वो नहीं हो सकता, यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये है कि विद इफेक्टिव मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल की चेंजेस के साथ और दवाइयों के साथ इसको अंडर कंट्रोल ज़रूर रखा जा सकता है। दूसरा जो है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक तो हम जनरल मेजर्स लेते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डाइट के ऊपर आपको फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी डेली होनी चाहिए। और फिर अगर हम दवाइयों की तरफ आते हैं तो इसमें अब डिपेंड करता है कि जिन पेशेंट्स को आईबीएस में कब्ज़ की शिकायत है तो उनको हम कब्ज़ कुशा कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी कब्ज़ रिलीव हो जाए, या कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि जिस स्पीड के ऊपर उनकी आंत काम कर रही है वो स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाए। ऑन द अदर हैंड जिन लोगों को पेट ख़राब रहने की शिकायत ज़्यादा होती है तो उनको हम रिकमेंड करते हैं ऐसी दवाइयाँ कि जिससे उनकी जो आंत की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए, और कुछ ख़ास किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम इन लोगों में देते हैं ताकि जो उनके इंटेस्टाइन या आंत के अंदर बैक्टीरिया है उसका बैलेंस ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ इसमें हम देते हैं जो कि पेट के मरोड़ को ठीक करने के लिए होती हैं, और वो पेशेंट्स के जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेट के दर्द की शिकायत हो तो उनमें कभी कभी हम एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो भी दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं पेशेंट्स के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जी आपने पहले तो अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डाइट में जो चीज़ें मैंने बताई हैं पहले आपको, उनसे आपने परहेज़ करना है, जैसे अनियंस हो गए, गार्लिक हो गया, या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करना है। कोशिश करें कि अपना खाने का आपने टाइम फिक्स करना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना, और दिन में ज़्यादा दफ़ा आप लें, बजाय इसके कि आप एकदम बहुत ज़्यादा खाना ले लें और अपने जो स्टमक है उसको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर लें। पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखनी है। स्ट्रेस को स्पेसिफिकली रिड्यूस करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने अपनी एक्सरसाइज रखनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। डेली 30 to 40 मिनट्स की अगर ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक आप कर लें। जो लोग जिम कर सकते हैं उनको हम जिम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी आप अपनी नींद का जो है वो स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक रखना है। नींद आपने अपनी पूरी करनी है, 8 to 9 आवर्स, वो ज़रूरी है। और कुछ लोगों को हम बताते हैं कि मेडिटेशन वो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करती है। और जिन लोगों का स्ट्रेस या एंजाइटी इन चीज़ों से बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा होता तो फिर उनको हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का एक रिव्यू करवा सकते हैं, थेरेपी की सेशंस दिलवा सकते हैं, तो उससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल आ सकती हैं।